हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी मशीन्स का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और दोस्तों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर आपकी एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसका मेन पार्ट है जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एसी मशीन्स के बारे में। जितनी भी एसी मशीन्स है उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एसी मशीन्स के अंदर मुख्य रूप से 5 मशीनें आती हैं, जिसमें एक नंबर पे आता है ट्रांसफॉर्मर, फिर सेकंड नंबर पे आती है आपकी इंडक्शन मोटर, थर्ड नंबर पे आती है आपकी सिंक्रोनस मोटर, फोर्थ नंबर पे आता है अल्टरनेटर और फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी सिंगल फेज एसी मोटर्स। ये सब 5 मशीन्स अपन है जो एसी मशीन्स के अंदर पढ़ते हैं इनको। तो दोस्तों, इन पांचों में से हमने जो ट्रांसफॉर्मर वाला चैप्टर है वो हम अब से पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद में जो अगली हमारी जो मशीन्स आती है वो आती है हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है इसके अंदर एग्जाम्स के अंदर किस किस प्रकार से और कहाँ से अपन को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब पॉइंट पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको नोटिस सोशल मीडिया पर एक नोटिस आया हुआ है, उसमें आपकी जो एग्जाम्स डेट है उसको 22 अप्रैल से स्टार्ट करना बताया गया है, लेकिन अभी कंफर्म ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि आपकी एग्जाम 22 अप्रैल से ही फिक्स हो गई है। तो आपको अभी ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम के अनुसार आपके सिलेबस को डिवाइड करते हुए आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप फिर उस टाइम पे आपको करना है कि आप उन चैप्टरों को पहले कंप्लीट करें जिन चैप्टरों के अंदर से एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर उन सब्जेक्ट को आप पहले क्लियर करने की कोशिश करें जिन सब्जेक्ट्स के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपकी टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रहता है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपका जो फर्स्ट प्री एग्जाम है उस फर्स्ट प्री एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 50 क्वेश्चन आने वाले। फिर इसके बाद में जो अगली जो सब्जेक्ट आती है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है राजस्थान जीके। राजस्थान की जीके में से आपकी जो टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम्स है उसके अंदर 35 क्वेश्चंस आने वाले। अब आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और राजस्थान जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन दो सब्जेक्टों के अंदर से 85 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं में से आ रहे हैं। और आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी थी, आपकी 1512 वैकेंसी है। और ये जो प्री एग्जाम्स है इस प्री एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर आपको 10 गुना पास करने वाले। तो इसमें टोटल जो कैंडिडेट पास होंगे वो 15,120 कैंडिडेट पास होंगे। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको इन 15,120 के अंदर आपकी सीट को सुनिश्चित करना है। अब 15,120 के अंदर यदि आपको सीट को सुनिश्चित करना है और यदि आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है और मेरा सिलेबस ज़्यादा है तो आप उन सब्जेक्ट को पहले टारगेट लो जिन सब्जेक्टों के अंदर एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले। फिर उन सब्जेक्ट के अंदर भी उन चैप्टर को आप पहले क्लियर करो जिन चैप्टर के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर अपने 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इन 50 क्वेश्चंस में से आप ऐसे चैप्टर देखो जिन चैप्टरों के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं उन चैप्टरों का पहले कंप्लीट करो और जिन चैप्टरों के अंदर से एक एक दो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उन चैप्टरों को यदि आप लास्ट के समय में छोड़ दो, यदि आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लो। और यदि टाइम के अभाव में उन चैप्टरों को पढ़ नहीं पाते हो और यदि 5-7 क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उससे आपके नंबरों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर से मान लो एक ही चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उस चैप्टर को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो वो एक चैप्टर आपके 10 चैप्टर के बराबर काम करेगा। तो मेरा आपसे कहना है कि यदि आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के उन चैप्टरों को पहले क्लियर करना चाहिए जिन चैप्टरों के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं।
अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के किन किन चैप्टरों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इसके सिलेबस के ऊपर एक पहले वीडियो बनाया था, हालांकि वो जो वीडियो है वो पुराने सिलेबस पे बेस्ड था, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि किस चैप्टर के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सबको मैंने एक पार्ट सिलेबस के अनुसार डिवाइड करके और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन वीडियो को एक बार आप देख लेना और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको क्लियर करना ही करना है वो चैप्टर कौन कौन से हैं और किन किन के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया होगा शायद ये पहले जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन वाला जो चैप्टर है आपका, जिनको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में करवाया था, उस चैप्टर के अंदर से आपको 7-8 क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। उस चैप्टर के अंदर आपको डेफिनेशंस के बेसिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके जो भी नियम्स है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन वाला चैप्टर है उसके अंदर से आपके एग्जाम्स के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, फिर आपकी जितनी भी एसी मशीन, डीसी मशीन्स है, देखो मशीन्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए, एक तो मशीन्स आपकी सारी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, आपकी 3 फेज मोटर, तो 4 मशीनें तो मैं आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी। इसके बाद में बचती है आपकी सिंक्रोनस मोटर और आपका अल्टरनेटर और आपकी सिंगल फेज मोटर है। कोशिश करेंगे इनको भी आपका टाइम से कंप्लीट कराने की। तो पहले आपको बेसिक क्लियर करना है, बेसिक के बाद में आपको मशीन्स क्लियर करनी है। मशीन क्लियर करने के पश्चात फिर आपको जो और चैप्टर रह जाते हैं, जैसे विद्युत मापक यंत्र, एक अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मापक यंत्र है, उसके अंदर कौन सा नियंत्रक टॉर्क काम में लेते हैं, कौन सा अवमंदक टॉर्क की कौन सी विधि काम में लेते हैं, किसका पैमाना लीनियर होता है, किसका पैमाना नॉन लीनियर होता है, कौन सी एसी और डीसी दोनों राशियों को मानता है, कौन सी केवल एसी को मापता है, कौन सा केवल डीसी को मापता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ इन्हीं के आसपास पूछे जाते हैं, इन्हीं के बेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मापक यंत्र है कि कौन सा मापक यंत्र पहले तो किस वैद्युतिक राशि का मापन करेगा, फिर उस मापक यंत्र की जो पैमाना होता है वो रेखिक होता है या अरेखिक होता है, फिर उस मापक यंत्र के अंदर जो नियंत्रक टॉर्क की हमने कौन सी विधि काम में ली है, या फिर उस मापक यंत्र के अंदर हमने जो अवमंदक टॉर्क काम में लिया है वो कौन सा काम में लिया है। इन सब क्वेश्चंस के ऊपर बेसिस के ऊपर आपके एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मापक जो यंत्र है उस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, मैंने आपको ये अच्छी तरह कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में आ जाता है आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर आपका आ जाता है आपको जो भी ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनरेशन के अंदर आपके जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक पावर प्लांट्स के आपको उनके पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन से पावर प्लांट के अंदर कौन कौन सा हिस्सा होता है। फिर उन पावर प्लांट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस पावर प्लांट्स की जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो कम होती है, किसकी इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा होती है, किससे अपन ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, किससे कम जनरेट पावर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाती है आपका ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आपको याद होना चाहिए कि लो टेंशन लाइन कौन सी होती है, एसटी लाइन कौन सी होती है, ईएचटी लाइन कौन सी होती है, इनका वोल्टेज कितना कितना होता है। फिर इन लाइंस के अंदर कौन कौन से इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं। फिर इनके अंदर जो वायर केबल अपन काम में लेते हैं, कंडक्टर काम में लेते हैं, वो कौन कौन से कंडक्टर काम होते हैं, उनकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग क्या होती है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। फिर पावर सिस्टम के पास बाद में आ जाता है आपका जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको 3-4 पार्ट है। जैसे आपका एक तो हो गया डिजिटल, तो डिजिटल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जैसे बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, जितने भी आपके गेट्स है वो गेट्स आपको पता होना चाहिए। फिर उधर आपको जो डायोड है, ट्रांजिस्टर है और जो एम्पलीफायर है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। फिर इसके बाद से आपके जो छोटे छोटे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे सेल बैटरी हो गया, अर्थिंग हो गया, है ना, सेल बैटरी हो गया, अर्थिंग हो गया, ये सब चैप्टर आपके है ना, इनके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर वाइंडिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, कहाँ पर कौन कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही आपके जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है
उन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना आपको यही है कि यदि आपको ऐसा लगे कि आपके पास टाइम कम है और आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप पहले उन चैप्टरों को ढंग से 100% क्लियर करने की कोशिश करें जिनके अंदर से पिछले एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी पेपर या जो भी एग्जाम्स होती है उसका कहीं न कहीं से लिंक होता है पिछली एग्जाम्स के ऊपर। जिन पिछली एग्जाम्स के अंदर जिन चैप्टर के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इस एग्जाम्स के अंदर भी उन्हीं चैप्टरों के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को आपको देखना चाहिए कि किस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उस बेसिस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी एग्जाम्स है या तो 22 अप्रैल से मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आपको उस हिसाब से आपको सिलेबस को डिवाइड करके आपको क्या करनी है, आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। फालतू में टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अभी सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा 15,120 के अंदर मेरे को अपना स्थान सुनिश्चित करना है। क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रही है वो सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है, इसमें आपके मेरिट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। तो अभी आपका टारगेट है 15,120 के अंदर आपको शामिल होना है। तो उसको इसी प्रकार से आपकी तैयारी को आप कंटिन्यू जारी रखो, आसानी से आपका इनके अंदर आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की कुछ संरचना और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो किस बेसिस पर काम करती है, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है स्टेटर। क्या कहलाता है ये? स्टेटर। जो इस डायग्राम के अंदर सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है आपका स्टेटर। क्या है ये? स्टेटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उस स्टेटर पर हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। इस स्टेटर पर क्या लगाते हैं अपन? 3 फेज वाइंडिंग लगाते हैं। कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। 3 फेज वाइंडिंग का मतलब क्या हो गया? इस वाइंडिंग के अंदर कितने फेज होंगे आपके? 3 फेज होंगे। अब 3 फेज से टोटल कितने सिरे निकलेंगे आपके? 6 सिरे निकलेंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं ये एक वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को मैं नाम दे देता हूं ए वाली वाइंडिंग। अगर इस ए वाली वाइंडिंग के अंदर धारा अंदर की तरफ जा रही है और जिस वाइंडिंग के अंदर धारा अंदर की तरफ जाती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं क्रॉस से। इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो है ये, इसको मान लेते हैं ए डैश। अभी इस वाइंडिंग से धारा अंदर की तरफ जा रही है तो इस वाइंडिंग से धारा कहाँ आएगी? बाहर की तरफ आएगी। और जो धारा बाहर की तरफ आती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे किसे दूसरा फेज वाली जो वाइंडिंग है उसको मैं मान लेता हूँ ये एक बी वाला फेज है और इस बी वाले फेज के अंदर यहाँ पर जो ये इस वाइंडिंग का सिरा है इससे धारा अंदर की तरफ जा रही है। धारा अंदर की तरफ जा रही है तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो बी वाली वाइंडिंग है इसका दूसरा सिरा है आपका बी डैश। क्या है? बी डैश। अब इस बी डैश से धारा बाहर की तरफ आ रही है तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? डॉट से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे कैसे जो तीसरी फेज की जो वाइंडिंग है वो है आपका सी फेज वाली वाइंडिंग। इस सी फेज वाली वाइंडिंग से धारा यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है तो इस वाइंडिंग को मैं यहाँ पर दर्शाऊंगा क्रॉस से। और इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो है सी डैश वाला सिरा, इससे धारा बाहर की तरफ आ रही है तो इसको मैंने प्रदर्शित किया डॉट से। तो देखिए एक फेज तो ये रहा ए, एक बी और एक सी। तो हमने इसके स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग लगाई और ये तीनों फेज की वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से लगी हुई है ना। यहाँ पर जो वाइंडिंग है वो ए वाली वाइंडिंग है, इधर जो वाइंडिंग है बी वाली वाइंडिंग है और इधर जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है? सी वाली वाइंडिंग है। ये 3 फेज वाइंडिंग है। अब ये 3 फेज वाइंडिंग है तो इसमें देखो ये इसका पहला फेज और ये है इसका दूसरा फेज। तो इसका जो प्रत्येक फेज है, प्रत्येक 2 फेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। इस ए और बी फेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। ऐसे कैसे बी और सी के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा? 120। और जो ए और सी है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री होगा। अर्थात स्टेटर पे हम जो 3 फेज वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं उसके प्रत्येक फेज के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए।
तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। इस 3 फेज वाइंडिंग के प्रत्येक फेज के मध्य कोण का मान कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। अब स्टेटर पर हमने ये जो 3 फेज वाइंडिंग लगाई है, स्टेटर पर हमने ये 3 फेज वाइंडिंग लगाई है। ये 3 फेज वाइंडिंग क्या होती है? आपकी बैलेंस वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग करते हैं स्टेटर पर? हम बैलेंस वाइंडिंग करते हैं। कौन सी वाइंडिंग करते हैं? बैलेंस वाइंडिंग। तो स्टेटर पर हम बैलेंस वाइंडिंग करते हैं। बैलेंस वाइंडिंग को अगर हिंदी में लिखे तो इसको लिख सकते हैं अपन संतुलित वाइंडिंग। अब बैलेंस वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंस वाइंडिंग का मतलब है कि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के प्रत्येक फेज के अंदर फेरों की संख्या समान होनी चाहिए। इस वाइंडिंग के प्रत्येक फेज में फेरों की संख्या, टर्न्स की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक कॉइल्स या वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। यदि ए, बी और सी तीनों फेजों के अंदर यदि फेरों की संख्या समान है, फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फिर अगली बात आती है, ये जो प्रत्येक वाइंडिंग है, ए वाली वाइंडिंग है, बी वाली वाइंडिंग है और सी वाली वाइंडिंग है, इन तीनों वाइंडिंगों की मोटाई का मान भी क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। तीनों वाइंडिंगों की मोटाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान। और तीसरा क्या है? इन तीनों वाइंडिंगों के बीच में जो एंगल है, कोण का मान कितने डिग्री का होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए। अर्थात तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित होनी चाहिए। क्या? 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित होनी चाहिए। अगर ऐसा है, यदि किसी वाइंडिंग के तीनों फेजों के अंदर फेरों की संख्या समान है, तीनों फेजों की जो वाइंडिंग है उसकी मोटाई समान है और तीनों फेजों की जो वाइंडिंग है उनके बीच में 120 डिग्री का अंतर है, तो वो वाइंडिंग कहलाती है बैलेंस वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? बैलेंस वाइंडिंग, यानी कि संतुलित वाइंडिंग करते हैं। वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? आपकी संतुलित वाइंडिंग। तो ऐसे कैसे ये जो 3 फेज अपन इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करते हैं। कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं? बैलेंस वाइंडिंग। अर्थात इसके ए वाले फेज, बी वाले फेज और सी वाले फेज, तीनों फेजों के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? समान। तीनों फेजों की जो वाइंडिंग होगी उसकी मोटाई क्या होगी? समान। तीनों फेजों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। तो आपके एक चीज क्लियर हुई कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके स्टेटर पर हम 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्वेश्चंस आपका सबसे पहला जो क्वेश्चंस बनता है इंडक्शन मोटर के अंदर वो यही बनता है कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या? स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे? 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। इतना क्लियर? अब देखिए, ये हमने स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग तो स्थापित कर दी। अब इसके 3 फेज जो वाइंडिंग है, इस 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ क्या करते हैं? हम संयोजित करते हैं। क्या? स्टेटर पर ये हमने जो 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की है, इस वाइंडिंग के मान लेते हैं ये तीनों सिरे हैं। इस वाइंडिंग के कितने सिरे हैं? ये 3 सिरे हैं। ये मान लेते हैं ए वाला सिरा है, ये वाली वाइंडिंग है, ये बी वाली वाइंडिंग का सिरा है और ये कौन सी वाइंडिंग का सिरा है? सी वाली वाइंडिंग का है। अब स्टेटर की ये जो 3 फेज वाइंडिंग है, इस 3 फेज वाइंडिंग को क्या किया जाता है? 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है। इसको क्या करते हैं हम? 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। यदि इसको मैं आर वाले फेज से, इसको मैं वाई वाले फेज से और इसको मैं बी वाले फेज से संयोजित कर दूं, तो इनके अंदर क्या रहेगी? धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? धारा। मान लेते हैं इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो है IA, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IB है और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? IC है। तो जब स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग को हम 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं तो क्या होता है? ये जो 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है, इसके अंदर एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो सिंक्रोनस घूर्णन गति से क्या करता है? आपका घूर्णन करता है। तो क्या? जब 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर की जो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग है
उस 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है तो उससे क्या होता है, इन तीनों वाइंडिंगों के अंदर क्या होता है, एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और वो जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो सिंक्रोनस घूर्णन गति से क्या होता है, आपका घूमता है। तो जैसे ही इसको मैं 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसको हम लिखेंगे फाई आर से। परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, ये घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र है। अब घूर्णनशील जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से पैदा होता है, इसके लिए एक बहुत लंबा डेरिवेशन है। अगर उसको मैं यहाँ पर आपको अभी सोल्व कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। जिसको इंटरेस्ट है इस चीज़ को समझने में कि जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र, अभी तक सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि जब जैसे ही हम 2 फेज या 3 फेज की सप्लाई देते हैं वाइंडिंग्स के अंदर तो उसके अंदर एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन आपने अभी उसको प्रूफ करके नहीं देखा होगा कि ओरिजिनलिटी में जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो किस प्रकार से पैदा होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हो सकता है कई स्टूडेंट के अंदर वो चीज़ें समझ में नहीं आए, तो मैं सिर्फ आपको इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो किस प्रकार से पैदा होता है और ये जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है इसका परिमाण कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो बैलेंस वाइंडिंग को एसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं तो उसके स्टेटर के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है उस परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, इस रिजल्टेंट फ्लक्स है, इस रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कितना होता है, ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। तो जैसे ही हम इसको 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे तो स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, अर्थात एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा जो ऐसे घूम रहेगा, ऐसे क्या होगा, रोटेट करेगा। ये फाई आर वो चुंबकीय फ्लक्स है जो इसके अंदर क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है। इस स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर क्या कर रहा है, जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है उसको अपन ने किससे प्रदर्शित किया, फाई आर से। अब ये जो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है फाई आर, इसका जो मान होता है वो होता है 1.5 इंटू होता है फाई एम, या फिर इसको बोल सकते हो आप 3/2 इंटू फाई एम। अर्थात जो भी मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स होगा, इस स्टेटर की वाइंडिंग का जो मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका 1.5 गुना क्या होता है, आपका परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है, आपका घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। तो जैसे ही स्टेटर को हम 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं तो उसके अंदर एक घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। अब जो घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है वो सिंक्रोनस घूर्णन गति से रोटेट करता है, और सिंक्रोनस घूर्णन गति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एनएस से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कौन सी गति से घूर्णन करता है, तो स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो सिंक्रोनस घूर्णन गति से रोटेट करता है। अब ये जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है इसका परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, तो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है 1.5 गुना फाई एम। फाई एम क्या है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम फ्लक्स है। क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। स्टेटर वाइंडिंग का जो मैक्सिमम फ्लक्स है, जो अधिकतम फ्लक्स है, उसका 1.5 गुना क्या होता है, इसके अंदर ये घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, आपका परिमाण होता है। तो इतना समझ में आ गया। स्टेटर वाइंडिंग को हमने 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई देने से इसके वाइंडिंग के अंदर क्या हो गया, एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अब इस स्टेटर के बीच में यहाँ पर ये स्थित है रोटर। क्या स्थित है, रोटर। जैसे स्टेटर पर हमने 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की है वैसे कि वैसे रोटर पर भी हम 3 फेज वाइंडिंग लगाते हैं। ओरिजिनलिटी में अपन पढ़ेंगे कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर पर हम वाइंडिंग नहीं लगाते हैं, उसकी वाइंडिंग की जगह हम शॉर्ट सर्किट तांबे की रोड लगाते हैं। तो इस वाइंडिंग के स्थान पर तांबे की रोड लगाते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी हमने 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है और इन तीनों फेज की वाइंडिंगों को आपस में क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट कर रखा है।
अब जैसे ही स्टेटर वाइंडिंग का घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स इस रोटर वाइंडिंग में से होकर गुजरेगा, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा हुआ है, घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है। स्टेटर वाइंडिंग का घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स जैसे ही इस रोटर वाइंडिंग में से होकर गुजरेगा तो रोटर की वाइंडिंग उन चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेगी, काटेगी। अब जैसे ही रोटर की वाइंडिंग उन चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इन रोटर वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। क्योंकि हमने देखा था जब किसी चालक पदार्थ को किसी चुंबकीय फ्लक्स में इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी घूर्णन गति से यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस चालक पदार्थ के अंदर एक विद्युत वाहक बल आता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण उस चालक पदार्थ के अंदर क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए ये चालक पदार्थ प्रेजेंट टाइम में स्थिर अवस्था में, लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, आपका घूम रहा है। जब स्टेटर वाइंडिंग का घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स इस रोटर वाइंडिंग में से होकर गुजरेगा तो रोटर की वाइंडिंग उन चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी और जब रोटर की वाइंडिंग उस चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी तो इस रोटर की वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस रोटर की वाइंडिंग के अंदर क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि रोटर की वाइंडिंग को हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तो रोटर की वाइंडिंग को यदि शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो इस रोटर की वाइंडिंग के अंदर क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। अब ये जो धारा प्रवाहित हुई है ये धारा क्या करेगी, लेंज के नियम के अनुसार इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करेगी। धारा क्या करेगी, इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करेगी कि धारा यहाँ पर किस कारण से पैदा हुई है, उस कारण का ये धारा विरोध करेगी। तो देखिए धारा किस कारण से पैदा हुई, धारा कब पैदा हुई, जब इस रोटर की वाइंडिंग के अंदर से ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स गुजरा तो इस रोटर की वाइंडिंग के अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण एक विद्युत वाहक बल आया और उस विद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई। अगर इस रोटर की वाइंडिंग में से यहाँ से यदि कोई फ्लक्स ना गुजरता तो इस रोटर की वाइंडिंग में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होता और जब रोटर की वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा नहीं होता तो इस रोटर वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये धारा क्या करेगी, इस स्टेटर के वाइंडिंग के जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको समाप्त करने का कोशिश करेगी, लेकिन इस धारा के द्वारा इस स्टेटर के वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये धारा जब इस फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन नहीं कर सकती है, अब इसका तो टारगेट है कि इसका ये जिस कारण से पैदा हुई है उस कारण का क्या करना, विरोध करना। अब ये स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स पर तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के मान में तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब ये स्टेटर के फ्लक्स के मान में परिवर्तन तो नहीं कर सकती है, तो अब ये धारा क्या करेगी, ये जो रोटर के चालक पदार्थ है इन रोटर के चालक पदार्थों पर क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी और इस रोटर के चालक पदार्थों पर एक बल लगा के इन चालक पदार्थों को ये घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घुमाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। क्योंकि जैसे ही रोटर के चालक पदार्थ इस घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमेंगे और जब ये इसका रोटर है, जब मोटर का रोटर इस चुंबकीय फ्लक्स की घूर्णन दिशा और रोटर की घूर्णन दिशा जब बराबर हो जाएगी तो इस रोटर की वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा और फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हुआ, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे जो घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स जब रोटर वाइंडिंग में से होकर गुजरता है तो रोटर वाइंडिंग में क्या गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण इस रोटर की वाइंडिंग में एक ईएमएफ आया और उस ईएमएफ के कारण एक धारा प्रवाहित हुई, किसके अंदर, रोटर वाइंडिंग में। अब रोटर वाइंडिंग के अंदर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है ये धारा इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। जिस कारण से ये धारा पैदा हुई है उसका विरोध करेगी, तो उसका विरोध करेगी तो ये रोटर की वाइंडिंग पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी और रोटर की वाइंडिंग पर बल लगा के इस रोटर को इस घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घुमाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। क्योंकि जब
रोटर की घूर्णन गति और स्टेटर की घूर्णन गति, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की घूर्णन गति जब दोनों बराबर हो जाएगी तो इस रोटर वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो। और जब फ्लक्स में परिवर्तन जीरो हो जाएगा तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये धारा लेंज के नियम अनुसार इस रोटर चालकों पर एक बल लगाती है और रोटर चालकों पर बल लगा के जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसको स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घुमाने का क्या करती है, प्रयास करती है। अब ये इसको घुमा रही है, रोटर को घुमा रही है। अब ये करंट क्या होती है, इस जो आपका इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसको ये सिंक्रोनस स्पीड, देखिए स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस गति से घूमता है, सिंक्रोनस घूर्णन गति से घूमता है। अब ये जो रोटर है वो सिंक्रोनस घूर्णन गति के बराबर नहीं पहुंच पाता, सिंक्रोनस घूर्णन गति से थोड़ी क्या होता है, कम गति पर घूमता है। क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो कभी भी इस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम स्पीड पर घूमता है। क्योंकि अगर इसके रोटर की घूर्णन गति को मैं क्या मान लेता हूं, NR, NS क्या है, इस स्टेटर के वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है उसकी घूर्णन गति को हम किससे पर किया है, NS से, और इस रोटर की घूर्णन गति को किससे प्रदर्शित किया है, NR से। तो कभी भी इस NR का मान इस NS के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यदि NR का मान इस NS के बराबर हो गया तो इस रोटर वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन जीरो हो जाएगा तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान जीरो हो जाएगा। और जब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान जीरो हो जाएगा तो इस रोटर पर लगने वाले टॉर्क का मान जीरो होगा, और रोटर पर लगने वाले टॉर्क का मान जीरो होगा तो रोटर की घूर्णन गति वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे ही रोटर की घूर्णन गति वापस कम होगी तो फिर इस रोटर वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, फिर धारा आएगी, फिर धारा इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करेगी, फिर ये इस रोटर को वापस इस सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाने का प्रयास करती है। तो ऐसा सिस्टम चला रहता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसकी घूर्णन गति को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि इसके रोटर की घूर्णन गति हमेशा इस सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये जो वर्किंग है ये क्या है, आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्या है, कार्य प्रणाली है। तो स्टेटर वाइंडिंग को जब हम 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे तो इसके अंदर घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। इस घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स जब रोटर वाइंडिंग में से गुजरेगा तो रोटर की वाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा, और उस ईएमएफ के कारण रोटर की वाइंडिंग के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी। अब ये धारा लेंज के नियम अनुसार इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है, जिसके कारण ये रोटर को क्या करती है, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घुमाने का प्रयास करती है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर होता है उसकी घूर्णन गति हमेशा जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। इस कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर की घूर्णन गति है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। इस कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अगर इसकी स्पीड इसके बराबर हो गई, अगर रोटर की स्पीड स्टेटर के बराबर हो गई तो रोटर की वाइंडिंग के अंदर कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा, और ईएमएफ पैदा नहीं होगा तो इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और टॉर्क नहीं लगेगा तो ये रोटर घूमना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इस कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति है वो हमेशा सिंक्रोनस घूर्णन गति से थोड़ी सी क्या रखी जाती है, आपकी कम रखी जाती है। तो ये चीज समझ में आई आपको, 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य प्रणाली वर्किंग समझ में आ गई। इस वर्किंग के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहला जो क्वेश्चन तो वो ये बनता है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर पर हम कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसकी केवल स्टेटर वाली वाइंडिंग को ही हमने सप्लाई के साथ संयोजित किया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की केवल स्टेटर वाली वाइंडिंग को ही सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है, इसकी रोटर वाली वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित नहीं किया जाता। इतना समझ में आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर जो रोटर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो कौन सी क्रिया के कारण पैदा होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की ये जो रोटर वाली वाइंडिंग है इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो इंडक्शन यानी कि प्रेरण के कारण पैदा होता है। देखिए हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर हमने अच्छे से पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। वैसी की वैसी संरचना ही यहाँ पर इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की है। इस स्टेटर को मान लो आप प्राइमरी वाइंडिंग और रोटर को मान लो आप सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर केवल प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है वैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी केवल स्टेटर को ही हम सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। इसकी रोटर की वाइंडिंग को हम बिल्कुल भी सप्लाई के साथ संयोजित नहीं करते। वैसे ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को भी सप्लाई के साथ संयोजित नहीं करते। लेकिन जब प्राइमरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है और उस ईएमएफ के कारण एक धारा प्रवाहित होती है। वैसे के वैसे यहाँ पर हो रहा है, जब स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स इस रोटर वाइंडिंग में से गुजरेगा तो रोटर की वाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा और उस ईएमएफ के कारण एक धारा आएगी। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो 3 फेज और आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसके क्या होती है, समान होती है। लेकिन अंतर क्या है, ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या रहती है, आपकी स्थिर होती है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी पार्ट्स रोटेट नहीं करता है। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो क्या करता है, आपका घूर्णन करता है, घूमता है। इस कारण जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका। निम्न में से किस मोटर को घूर्णनशील ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। तो रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर किसको कहेंगे हम, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है, प्रेरण के कारण पैदा हो रहा है। इस कारण इस मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। अब यहां से आपके समझ में आ गया होगा कि जो 3 फेज एसी मोटर है उसको इंडक्शन या प्रेरण मोटर क्यों कहा जाता है। तो इंडक्शन या प्रेरण मोटर कहने का जो रीजन है वो यही है कि इसकी जो रोटर वाइंडिंग है इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है, प्रेरण के कारण पैदा हो रहा है। इस कारण 3 फेज मोटर को हम इंडक्शन मोटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इतना क्लियर। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आपके यहां से जो इंपॉर्टेंट बनने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर 3 फेज संतुलित वाइंडिंग या फिर इसको लिख सकते हो 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करते हैं। स्टेटर पर हम 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करते हैं। फिर आगे आता है इस 3 फेज संतुलित वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसको 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे
तो इस स्टेटर वाली वाइंडिंग के अंदर क्या प्रवाहित होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, जिसके कारण स्टेटर वाइंडिंग में घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स जिसके कारण स्टेटर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। अब ये घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स जैसे ही रोटर वाइंडिंग में से गुजरेगा तो रोटर की वाइंडिंग इन चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेगी, काटेगी। अब ये इस चुंबकीय फ्लक्स को इससे पहले ये लिख लो, ये जो घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, इसके घूर्णन गति, इसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। लिख लो, स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स सिंक्रोनस गति से, क्या, सिंक्रोनस गति को हम प्रदर्शित करते हैं ns से। थोड़ी देर बाद में समझेंगे क्या होती है। सिंक्रोनस गति से घूमता है। स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कौन सी गति से घूमता है, सिंक्रोनस गति से घूमता है। और इस घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स का परिणामी मान 1.5 × φm या फिर 3/2 φm होता है। इतना नोट किया। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को इसके स्टेटर पर 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित करेंगे, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे, जिसके कारण स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो सिंक्रोनस गति से घूमता है, और ये जो घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें जो परिणामी फ्लक्स है, उस परिणामी फ्लक्स का जो मान होता है वो 1.5 φm या 3/2 φm होता है। इतना क्लियर। आगे आपको लिखना है, जब यह चुंबकीय फ्लक्स रोटर वाइंडिंग में से गुजरता है तो रोटर की वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। जब यह चुंबकीय फ्लक्स रोटर वाइंडिंग में से गुजरता है, तो उसमें एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल पैदा होता है। फिर इस ईएमएफ के कारण रोटर वाइंडिंग में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और यह धारा लेंज के नियम के अकॉर्डिंग, लेंज के नियमानुसार इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। कारण का विरोध करती है, जिसके कारण यह
रोटर वाइंडिंग, यह रोटर वाइंडिंग पर एक बल लगाकर उसे स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घुमा देती है। ये दिशा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो रोटर है उसकी घूर्णन दिशा किस दिशा में होती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो रोटर की घूर्णन दिशा हमेशा स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होगी। जिस दिशा में स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स रोटेट करेगा, घूमेगा, उसी दिशा में 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर क्या करता है, आपका घूमता है। अब आपको एक चीज और रख लेंगे इसके अंदर, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसकी घूर्णन गति हमेशा सिंक्रोनस घूर्णन गति से थोड़ी क्या होती है, कम होती है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की घूर्णन दिशा या घूर्णन गति, घूर्णन दिशा तो लिख ली हमने, घूर्णन गति हमेशा सिंक्रोनस गति से थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। इस कारण इस मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो रोटर की घूर्णन गति है वो सिंक्रोनस गति से थोड़ी सी कम होती है। इस कारण इस मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें सिर्फ हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं, इसके रोटर की वाइंडिंग को हम सप्लाई के साथ संयोजित नहीं करते हैं। तो इसको भी लिख लो। 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को सप्लाई के साथ संयोजित नहीं किया जाता है। इसके रोटर या रोटर वाइंडिंग में, या इसकी लिख लो, इसकी रोटर वाइंडिंग में इंडक्शन, क्या इंडक्शन हिंदी में लिखो तो आप प्रेरण। इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल, इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इस कारण इसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो 3 फेज एसी मोटर है उसको इंडक्शन मोटर के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसके जो रोटर की वाइंडिंग है इसको हम सप्लाई के साथ संयोजित नहीं करते हैं। इसकी रोटर की वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो इंडक्शन यानी कि प्रेरण क्रिया के कारण पैदा होता है। प्रेरण क्रिया के कारण इसके अंदर रोटर वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इस कारण इस मोटर को हम इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। इतना क्लियर।
फिर आगे आपको याद रखनी है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो ट्रांसफॉर्मर के समान है। वो ट्रांसफॉर्मर के समान होने के कारण इस मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। क्या? 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य प्रणाली ट्रांसफॉर्मर के समान होने के कारण इससे घूर्णनशील ट्रांसफॉर्मर या इंग्लिश के अंदर लिखो आप तो रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें होगी आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य प्रणाली के बारे में। अब बात करते हैं इसके बाद में एक टर्म्स आ रही है बार बार की में, सिंक्रोनस स्पीड। अब समझते हैं कि ये सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस गति क्या होती है। सिंक्रोनस स्पीड किससे लिखते हैं इसको हम? ns से। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर जो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उस घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की जो घूर्णन गति है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो स्टेटर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है, उस चुंबकीय फ्लक्स की जो घूर्णन गति है वो घूर्णन गति ही क्या कहलाती है? सिंक्रोनस गति कहलाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है, उस चुंबकीय फ्लक्स की घूर्णन गति ही क्या कहलाती है? आपकी सिंक्रोनस घूर्णन गति कहलाती है। इस सिंक्रोनस घूर्णन गति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ns से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ns बराबर होता है 120 Fy क्या होता है? P होता है। तो इसको लिख लो। इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जिस गति से घूमता है उसे सिंक्रोनस गति कहते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स जिस गति से रोटेट कर रहा है, अरे इसकी स्टेटर वाइंडिंग को हमने 3 फेज सप्लाई दी। 3 फेज सप्लाई देने से इसके अंदर एक घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ। अब जो घूर्णनशील चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो उसके घूमने की जो स्पीड होगी वो स्पीड ही क्या कहलाएगी? आपकी सिंक्रोनस स्पीड। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? ns से करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ns बराबर होता है 120 F/P क्या होता है? P। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनमें से ns, f और p, इन तीनों में से किन्हीं दो के मान आपको देके तीसरी राशि का मान आपसे वो पूछवाता है। अब तीसरी राशि का मान आपसे वो ज्ञात करवाएगा, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें ns बराबर क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। f बराबर क्या है? सप्लाई की आवृत्ति है। p बराबर क्या है? पोल्स की संख्या है, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या। यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगी? आपकी आवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवृत्ति। p बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पर
पोल की संख्या, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर कितने पोल स्थापित किए गए हैं, उन पोल्स की संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, P से। F क्या है, इसकी स्टेटर वाइंडिंग को हमने जो AC सप्लाई दी है उसकी आवर्ती कितनी है उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, F से। और NS क्या है, आपकी सिंक्रोनस घूर्णन गति है। तो इन 3 टर्म्स में से आपको 2 टर्म्स का मान देकर तीसरी राशि का मान आपसे ज्ञात करवाएगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सिंक्रोनस घूर्णन गति का फॉर्मूला हो गया NS बराबर होता है 120 F बटे क्या होता है आपका P होता है। तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, स्लिप के बारे में। स्लिप के अंदर से भी क्वेश्चंस आपका 100% आता है इस चैप्टर के अंदर से, स्लिप। अब देखिए स्लिप क्या होती है। स्लिप को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, S से। तो देखिए स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है उसकी घूर्णन गति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, NS से। NS बराबर क्या है, यहां पर सिंक्रोनस गति है। NS तो क्या चीज है आपकी, सिंक्रोनस गति है। अब ये जो रोटर है, इस इंडक्शन मोटर का जो रोटर घूम रहा है उस रोटर की घूर्णन गति को हम क्या मान लेते हैं, NR बराबर क्या है, यहां पर रोटर की घूर्णन गति है। क्या है, रोटर की घूर्णन गति। NR बराबर तो क्या है, रोटर की घूर्णन गति है। NS क्या है, सिंक्रोनस घूर्णन गति है। क्या है, सिंक्रोनस घूर्णन गति। तो हम मान ज्ञात कर रहे हैं किसका, स्लिप। तो स्लिप S बराबर फॉर्मूला होता है क्या, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। ये फॉर्मूला किसका है, आपका स्लिप का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, स्लिप। तो स्लिप S बराबर होता है NS माइनस NR बटे NS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला काम आएगा वो ये काम में आएगा। आगे इस फॉर्मूले के ऊपर से अपन क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कि कैसे हम स्लिप का मान ज्ञात करते हैं और इस स्लिप की सहायता से अपन किन किन राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये स्लिप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्लिप S बराबर NS माइनस NR बटे NS। NS क्या है, यहाँ पर सिंक्रोनस घूर्णन गति है। आपके स्टेटर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स जिस स्पीड से घूम रहा है उसको हम बताएंगे किससे, NS से। NR बराबर क्या है, रोटर की घूर्णन गति है। इस इंडक्शन मोटर का रोटर जिस स्पीड से आपका रोटेट कर रहा है उसके घूर्णन गति को किससे प्रदर्शित किया है, NR से। तो स्लिप S बराबर हो गया NS माइनस NR बटे क्या हो गया, NS हो गया। क्या हो गया, NS। अब देखिए अगर इसी फॉर्मूले को यदि मेरे को परसेंटेज के अंदर स्लिप निकालनी है, अगर स्लिप को मेरे को किस में निकालनी है, परसेंटेज के अंदर निकालनी है, तो फॉर्मूला लिख दूंगा NS माइनस NR बटे NS इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। अगर इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो स्लिप का मान किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। इतना क्लियर। तो स्लिप S बराबर होता है NS माइनस NR बटे क्या होता है, NS होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं अपन। कंडीशन फर्स्ट, इन कंडीशन के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब मोटर आपकी स्टार्ट कर रही है, स्टार्टिंग के समय की बात करते हैं अपन। कौन से समय की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ में। प्रारंभ में, अब देखो प्रारंभ में क्या होता है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इंडक्शन मोटर का रोटर क्या होता है, स्थिर। प्रारंभ में जब इंडक्शन मोटर का रोटर स्थिर है तो इंडक्शन मोटर के जो रोटर की घूर्णन गति NR है उसका मान कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो स्टार्टिंग समय में रोटर की जो घूर्णन गति NR है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में रोटेट क्या रहता है आपका, स्थिर रहता है। अब स्थिर है तो घूर्णन गति कितनी रहेगी आपकी, 0 रहेगी। अब ये जो मान है इसको इस समीकरण के अंदर रखो तो देखिए स्लिप का मान कितना आएगा। स्टार्टिंग समय में स्लिप कितनी होती है,
क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान कितना होता है, तो उसको हम निकालना है कि स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान कितना होता है। तो स्टार्टिंग समय में रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है, 0 होती है। जब रोटर की घूर्णन गति 0 है तो इसको हम इस समीकरण में रखेंगे, तो ns माइनस 0 बटे ns, और किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या आ जाती है, ns बटे क्या हो जाएगा आपका ns, और ns से ns कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात स्लिप का मान कितना हो गया, 1 हो गया। स्लिप का मान 1 कब होता है, जब मोटर का कौन सा समय लेते हैं अपन, स्टार्टिंग समय में। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये जो स्लिप का मान 1 है, ये क्या है, इसी का मैक्सिमम मान है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लिप का मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कितना हो सकता है, 1। तो स्टार्टिंग समय में जो स्लिप है, उस स्लिप का मान क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका आंसर मैक्सिमम भी आ सकता है, या फिर अगर संख्या के रूप में पूछे तो स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान कितना होता है, 1। और ये जो 1 होता है वही क्या है, इसका मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान है। तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर स्थिर अवस्था में होता है, तब इस रोटर के अंदर क्या होता है, जो स्लिप होता है, इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्लिप होती है, उस स्लिप का मान कितना होता है, आपका 1 होता है। तो स्टार्टिंग समय में स्लिप s बराबर कितनी होती है, 1 होती है। अब बात करते हैं, जब कंडीशन नंबर सेकंड लेके चलते हैं अपन। कंडीशन सेकंड में हम लेते हैं कि अब आपका ये रोटर क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है। 3 फेज इंडक्शन का रोटर घूमने लग गया, और घूमते घूमते इस रोटर की जो घूर्णन गति है वो इस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई। क्या, ये रोटर घूमना स्टार्ट किया, और घूमते घूमते इस मोटर की जो स्पीड है, nr का मान है, वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गया। nr का मान किसके बराबर हो गया, ns के बराबर हो गया। तो उस कंडीशन में इस मोटर के अंदर जो स्लिप होगी उसका मान कितना होगा, तो इसका मान निकालते हैं। अब सेकंड नंबर कंडीशन में क्या हो रहा है, जो रोटर की घूर्णन गति nr है उसका मान किसके बराबर है, ns के बराबर है। किसके बराबर है, ns। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप nr की जगह क्या रख दो, ns रख दो। तो स्लिप s बराबर हो जाएगा क्या, ns माइनस ns बटे क्या हो जाएगा, ns। और समान संख्या में से समान संख्या घटाते हैं तो 0 आता है, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी कितना आता है, 0। अर्थात स्लिप s का मान कितना हो गया, आपका 0 हो गया। स्लिप s का मान 0 कब हुआ, जब इस रोटर की घूर्णन गति किसके बराबर थी, सिंक्रोनस घूर्णन गति के बराबर हो गई। अगर आपका रोटर घूमता घूमता इसकी स्पीड स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में मोटर के अंदर पैदा होने वाले जो स्लिप है, उस स्लिप का मान कितना हो जाएगा, 0। और स्टार्टिंग समय में जब आपका रोटर स्थिर अवस्था में, उस समय स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, अगर रोटर आपका स्टार्टिंग में तो स्लिप का मान रहेगा मैक्सिमम। अब जैसे ही रोटर घूमना स्टार्ट करेगा तो इस स्लिप का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस स्लिप का मान क्या होता जाएगा, कम। क्योंकि यहां पर देख लो, जब nr का मान 0 है, उस कंडीशन में इस स्लिप का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मतलब कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे ही मैं nr का मान बढ़ाऊंगा तो इधर माइनस वाली संख्या का मान बढ़ेगा, तो इस टोटल संख्या का मान क्या होगा, घटेगा। और जब इस संख्या का मान घटेगा तो इस स्लिप का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे जैसे इस रोटर की घूर्णन गति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे 3 फेज मोटर के अंदर स्लिप का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जैसे ही रोटर की घूर्णन गति को हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे रोटर की घूर्णन गति बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इसके अंदर जो स्लिप है, उस स्लिप का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। अब जैसे ही आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको स्लिप के अंदर एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है
कि स्लिप का फॉर्मूला S बराबर होता है NS माइनस NR बटे NS। अगर परसेंटेज के अंदर निकालना है तो इसको यहां से किसके अंदर गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। फिर आपको यहां पर याद रखना है, जब स्टार्टिंग के समय मोटर जब स्टार्ट होती है तब रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है, 0 होती है। और जब रोटर की घूर्णन गति 0 होगी तो उस कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये जो 1 मान है ये स्लिप का अधिकतम मान है, अर्थात मोटर के स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अब जैसे ही मोटर का रोटर घूमने लगता है तो स्लिप का मान क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। और जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, रोटर की स्पीड बढ़ती बढ़ती किसके बराबर हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्लिप S है उसका मान कितना हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में स्लिप मैक्सिमम होगी, जैसे ही रोटर की स्पीड घटेगी तो स्लिप का मान क्या होगा, घटेगा। इतना क्लियर हो गया आपके। अब इसी से एक फॉर्मूला और बन जाता है इसी से आपके। अब वो फॉर्मूला भी मैं आपको बना देता हूं कि रोटर की जो घूर्णन गति है उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालें। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से ही रोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला बनता है। देखिए कैसे बनता है, इसके नीचे 1 लगा दो, इनको वज्र गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। इन संख्याओं को यदि 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या तो वैसे की वैसे आ जाएगी, NS माइनस NR बराबर S इंटू क्या हो जाएगा आपका, NS हो जाएगा। इस माइनस वाली संख्या को इधर ले आओ और इस वाले को इधर ले आओ, तो देखिए NS माइनस S इंटू NS बराबर हो जाएगा NR। माइनस वाली टर्म्स को इधर ले गया तो क्या हो जाएगी, प्लस वाली टर्म्स को इधर लाया तो किसकी होगी, माइनस। S NS को बराबर के इस तरफ ले आया तो ये किसकी होगी, माइनस की। ये माइनस वाली संख्या थी, बराबर के इस तरफ ले गया तो किसकी होगी, प्लस की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसे NR बराबर हो गया क्या, NS माइनस S इंटू क्या हो गया, NS हो गया, नहीं हो गया। यहां पर भी NS है, यहां पर भी NS है, NS इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहां पर बच गया 1 माइनस S। ये किसके बराबर है, NR। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उस रोटर की घूर्णन गति का सूत्र होता है NS इंटू 1 माइनस S। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके, तो याद रखना। 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो रोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला होता है वो होता है NS इंटू 1 माइनस S। तो यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले हो गए, किससे, स्लिप के ऊपर। तो स्लिप का एक तो आपको ये फॉर्मूला नोट करना है, इसके अंदर लिखना है NS बराबर तो सिंक्रोनस गति, NR बराबर क्या है, रोटर की घूर्णन गति। अब इसके बाद में जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको मैं आपको लिखवा देता हूं। कंडीशन फर्स्ट क्या थी, प्रारंभ में इंडक्शन मोटर के रोटर की घूर्णन गति, इंडक्शन मोटर के रोटर की घूर्णन गति 0 होती है। अर्थात NR बराबर 0। जब NR बराबर 0 होगा तो स्लिप का मान इस स्थिति में स्लिप का मान अधिकतम, यानी 1 होता है। S बराबर कितना होता है, 1, अर्थात लिख लो अधिकतम, अर्थात S बराबर 1 होता है। तो जब NR बराबर 0 होता है, स्टार्टिंग समय में मोटर के अंदर स्लिप का मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे ही रोटर की घूर्णन गति, जैसे ही रोटर की घूर्णन गति बढ़ती है तो स्लिप का मान क्या होता है, घटता जाता है।
जैसे जैसे रोटर की घूर्णन गति बढ़ेगी वैसे वैसे स्लिप का मान क्या होगा, घटेगी। और जब एन आर बराबर एन एस, एन आर बराबर एन एस की स्थिति में, एन एस की स्थिति में स्लिप एस बराबर 0, स्लिप एस बराबर 0 होगी। अर्थात जब रोटर की घूर्णन गति सिंक्रोनस घूर्णन गति के बराबर होगी उस कंडीशन में स्लिप का मान कितना होगा, आपका 0 होगा। तो एक तो आपको स्लिप का फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, कितना होता है, 1 होता है। जैसे ही स्लिप का मान, रोटर की घूर्णन गति बढ़ती है वैसे वैसे स्लिप का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। और जब रोटर की जो घूर्णन गति है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, आपका 0 होता है। तो ये स्लिप वाला जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपकी क्या, रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में आता है, रोटर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी में से भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आने के चांस बनते हैं। तो देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे हम रोटर आवृत्ति, FRC। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए इस रोटर के अंदर इंडक्शन के कारण जो धारा आई है, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति ही क्या कहलाती है, रोटर आवृत्ति कहलाती है। क्या इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर इंडक्शन के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उस प्रवाहित होने वाली धारा की जो आवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है, रोटर आवृत्ति कहलाती है। अब रोटर आवृत्ति का हम देखेंगे कि रोटर आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रवाहित विद्युत धारा, रोटर में प्रवाहित विद्युत धारा की आवृत्ति, विद्युत धारा की आवृत्ति रोटर आवृत्ति कहलाती है। रोटर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होगी वही क्या कहलाएगी, रोटर आवृत्ति। और रोटर आवृत्ति का फॉर्मूला होता है FR बराबर होता है S इंटू होता है F। याद रखना है इस फॉर्मूले को। रोटर आवृत्ति का फॉर्मूला होता है FR बराबर होता है S इंटू क्या होता है F। यहां वेयर FR बराबर क्या है, आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी है। FR बराबर क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी, हिंदी में लिख देता हूं इसको मैं, रोटर आवृत्ति है। FR बराबर क्या है, रोटर आवृत्ति। S बराबर क्या है, आपकी स्लिप है। क्या है, S बराबर क्या है, स्लिप। F बराबर क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको लिख लो आप सप्लाई आवृत्ति। तो यदि हमको स्लिप और सप्लाई आवृत्ति दोनों का मान पता है तो हम रोटर फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें स्लिप और ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, इनपुट में हमने जो स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दी है उसकी आवृत्ति और यदि स्लिप का मान पता चल जाए तो हम इससे रोटर फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी FR बराबर होता है S इंटू क्या होता है F। यहाँ पर S बराबर क्या है, स्लिप है, और F बराबर क्या है, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं उसकी आवृत्ति का मान कितना है, F है। इतना क्लियर। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी का आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब बात आती है, इसमें भी वही कंडीशन आती है कि स्टार्टिंग के समय में रोटर की आवृत्ति कितनी होती है और जैसे ही इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ती है
या इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड बढ़ती है तो उससे रोटर आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि जब स्टार्टिंग समय में अगर बात करें तो स्टार्टिंग समय में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है। तो देखिए स्टार्टिंग समय की बात करें, स्टार्टिंग टाइम यानी कि प्रारंभ में हमने देखा था जो स्लिप प्रारंभ के अंदर क्या होता है, जो रोटर की घूर्णन गति एन आर है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। प्रारंभ में रोटर की घूर्णन गति का मान कितना होता है, 0। और जब रोटर की घूर्णन गति 0 होगी तो हमने स्लिप का फॉर्मूला देखा था, स्लिप एस बराबर होती है एन एस माइनस एन आर बटे क्या होता है, एन एस होता है। जब इस एन आर का मान 0 है तो उस कंडीशन में स्लिप का मान कितना था आपका, स्लिप एस का मान कितना था, 1। और ये जो स्लिप एस का मान जो 1 आया था ये इसका कौन सा मान है, मैक्सिमम मान है। कौन सा मान है, मैक्सिमम मान। तो स्टार्टिंग समय में रोटर की घूर्णन गति का मान 0 होता है और रोटर की घूर्णन गति का मान 0 होने के कारण स्लिप एस का मान कितना होता है, 1 होता है। तो स्टार्टिंग समय में यदि मेरे को रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्टार्टिंग समय में क्या निकालनी है, मेरे को रोटर आवर्ती निकालनी है। तो रोटर आवर्ती को हम लिख रहे हैं एफ आर से, और स्टार्टिंग समय में रोटर आवर्ती का फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। और स्टार्टिंग समय में इस एस का मान कितना है, 1 है। तो इस समीकरण में एस का मान जब 1 रखोगे तो एफ आर बराबर कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अर्थात स्टार्टिंग समय में जो रोटर फ्रीक्वेंसी है उसका मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मान के बराबर होता है। जितनी इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इस रोटर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी आवृत्ति भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। लेकिन कब होगी, जब ये कंडीशन किसके में, स्टार्टिंग समय में, प्रारंभ के समय में। स्टार्टिंग समय में रोटर की घूर्णन गति 0 होती है। जब रोटर की घूर्णन गति 0 होती है तो उस कंडीशन में स्लिप का मान 1 होता है, और जब स्लिप का मान इस समीकरण में 1 रखेंगे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान किसके बराबर हो जाएगा, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही रोटर की स्पीड को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, जैसे ही एन आर रोटर की स्पीड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था जैसे जैसे हम इस रोटर की स्पीड एन आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस स्लिप का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्योंकि इस माइनस वाली संख्या के मान को बढ़ाएंगे तो इस टोटल संख्या का मान घटेगा, और जब इसका मान घटेगा तो स्लिप का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो एन आर का मान बढ़ाने से स्लिप का मान क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। स्लिप का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो, ये दोनों संख्या आपस में क्या हो रही है, गुणा। अगर इस स्लिप का मान कम होगा, इस स्लिप का मान कम होगा, इस स्लिप का मान घटेगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्या होगा, कम। तो जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्लिप का मान घटता जाएगा, और जैसे ही स्लिप का मान घटेगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर, इस एफ आर का मान भी क्या होगा, आपका कम होगा। अर्थात आपको याद रखना है कि जैसे ही हम रोटर की घूर्णन गति को बढ़ाते हैं, जैसे ही 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की घूर्णन गति को बढ़ाई जाती है तो घूर्णन गति के मान बढ़ाने से एक तो स्लिप का मान क्या होता है, आपका घटता है। स्लिप का मान घटने से दूसरा क्या होता है, इस रोटर वाइंडिंग के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है, इस रोटर वाइंडिंग के अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर की घूर्णन गति बढ़ाने पर इसकी जो रोटर के अंदर रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर की जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, आपका घटता है। तो ये दो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। स्टार्टिंग समय में रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जैसे ही रोटर की स्पीड बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान घटेगा, स्लिप का मान घटेगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता है, आपका घटता है। ये चीज याद। जैसे यदि मैं सिंक्रोनस रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कर दूं, यदि मैं रोटर की स्पीड को किसके बराबर कर दूं, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर दूं। भाई बढ़ा रहे हैं, रोटर की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ती 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 बढ़ती, अगर इसकी स्पीड इस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है तो स्लिप एस का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
कितना हो जाता है 0। और जब इस समीकरण में जब s की जगह हम 0 रखेंगे और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो जब रोटर की घूर्णन गति सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी उस कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी कितना होगा 0। स्लिप का मान भी 0 होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी कितना होगा 0 होगा। तो जैसे जैसे रोटर की स्पीड का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। स्टार्टिंग में रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसके अंदर आपको जो याद रखने की चीज है, एक तो आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर एस इंटू क्या होता है, एफ होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग कंडीशन में जब रोटर की घूर्णन गति का मान 0 होता है तो उस समय कंडीशन में स्लिप का मान मैक्सिमम होता है, और जब स्लिप का मान मैक्सिमम होगा तो रोटर की जो आवृत्ति है उसका मान सप्लाई आवृत्ति के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ही रोटर की स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो रोटर की स्पीड बढ़ाने से इसके अंदर स्लिप का मान घटता है, और जैसे ही स्लिप का मान घटेगा तो उस मोटर के अंदर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, कंप्लीट। देखिए इसके अंदर आपको लिखना है स्टार्टिंग समय में प्रारंभिक समय में एन आर बराबर 0। जब एन आर बराबर 0 होगा तो एस बराबर 1 होगा, और एस बराबर 1 होगा तो रोटर आवृत्ति एफ आर का मान सप्लाई आवृत्ति एफ के बराबर, सप्लाई आवृत्ति किसके, एफ के बराबर होगा। यानी कि स्टार्टिंग समय में एन आर बराबर 0, एन आर बराबर 0 तो एफ आर बराबर क्या होगा, एफ होगा। एफ आर बराबर क्या होगा, एफ। अगला, जैसे ही रोटर की घूर्णन गति यानी कि एन आर का मान बढ़ता है तो स्लिप एस का मान घटता है, जिससे रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर का मान घट जाता है। अब जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अर्थात जैसे एन आर का मान बढ़ाएंगे, एन आर का मान बढ़ाने से स्लिप एस का मान कम होगा, और स्लिप एस का मान कम होगा तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर है उसका मान भी क्या होगा, आपका कम होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इतना क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा इंडक्शन मोटर की संरचना के बारे में, फिर पढ़ा इंडक्शन मोटर की वर्किंग्स के बारे में, फिर हमने देखी स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये 4 टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया। इन 4 टॉपिक्स के अंदर से जिस जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इस जो हमने अभी स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी पढ़ी है उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आ सकता है। तो किस प्रकार से न्यूमेरिकल आ सकता है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर 900 आरपीएम पर घूम रही है। क्या? एक 6 पोल 50 हर्ट्ज, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर 900 आरपीएम पर घूम रही है।
किस पे घूम रही है, 900 आरपीएम पर घूम रही है, तो आपको ज्ञात करना है इसके अंदर एक तो स्लिप का मान, किसका ज्ञात करना है, स्लिप। दूसरा आपको ज्ञात करना है इसके अंदर रोटर की आवर्ती, किसका मान ज्ञात करना है, रोटर की आवर्ती। दो चीजें आपको याद करनी। तो आपको देखिए यहां पर दिया है 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है और 900 आरपीएम पर वो क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। ठीक है, अब जो रोटेट कर रही है तो इसके अंदर देखिए हमको देखिए पोल्स की संख्या P बराबर कितना दे रखा है, 6। आवर्ती, स्टेटर की आवर्ती F बराबर कितनी दे रखी है हमको, 50 हर्ट्ज दे रखा है। और ये जो रोटर की, स्टेटर की, रोटर की जो घूर्णन गति है वो NR का मान कितना दे रखा है हमको, 900 आरपीएम दे रखा है। कितना दे रखा है, 900 आरपीएम दे रखा है। अब हमसे किसका मान पूछा है, पहले तो स्लिप S का मान पूछा है। तो स्लिप S का फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR बटे क्या होता है, NS, क्या होता है, NS। तो स्लिप का मान ज्ञात करने के लिए NR तो हमारे पास है लेकिन NS हमारे पास नहीं है। तो स्लिप का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, NS। और NS क्या चीज होती है, आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस घूर्णन गति होती है। और सिंक्रोनस घूर्णन गति का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये अगर आपको याद हो, NS बराबर होता है 120 F बटे क्या होता है, P होता है। अब यहां पर हमारे पास F का मान भी है, P का मान भी है, तो यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे, NS का। तो देखिए 120, F का मान कितना हमारे पास, 50, कितना, 50। P का मान हमारे पास कितना, 6, कितना, 6 से 120 कितनी बार घट गया, 20 बार। 20 को हम 50 से गुणा करेंगे तो NS का हमारे पास मान कितना आ गया आपका, 1000 आरपीएम आ गया। अब हमारे पास NS का मान आ गया, हमारे पास NR का मान है, तो हम स्लिप का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्लिप S बराबर हो जाएगा क्या, NS की जगह कितना रखूंगा मैं, 1000 माइनस NR की जगह कितना रखूंगा मैं, 900 बटे कितना हो जाएगा आपका, 1000 बराबर कितना आ गया, 1000 में से 900 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटे कितना आ गया आपका, 1000। और 100 बटे 1000 का मतलब आ गया आपका 1/10, कितना आ गया, 1/10। और 1/10 को आगे अगर सोल्व करूं तो कितना आ गया, 0.1। तो स्लिप S का मान कितना आ गया आपके पास, 0.1 आ गया। एक क्वेश्चन से आपका सोल्व हो गया। स्लिप S का मान कितना आ गया, 0.1। अब हमको निकालनी है रोटर की आवर्ती। क्या निकालनी है, रोटर आवर्ती। तो देखिए रोटर आवर्ती का फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। रोटर आवर्ती FR बराबर होता है S इंटू क्या होता है, F होता है। अब S का मान हमने स्लिप का मान निकाल लिया। स्लिप का मान कितना निकाला हमने, 0.1 इंटू F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 को 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी है उस रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा, 5 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस देके आपसे स्लिप का मान पूछ सकता है, स्लिप का मान पूछ के आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी का मान पूछ सकता है, या फिर सिंक्रोनस स्पीड का मान पूछ सकता है। तो मैंने आज आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो मैंने बताया था सिंक्रोनस स्पीड का, NS बराबर होता है 120 F बटे P होता है। दूसरा मैंने बताया स्लिप का, स्लिप S इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR बटे क्या होता है, NS। और तीसरा मैंने फॉर्मूला बताया था रोटर फ्रीक्वेंसी का। तो रोटर फ्रीक्वेंसी FR बराबर होता है 0.1 इंटू FR बराबर होता है S इंटू क्या होता है, F होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर इस प्रकार बहुत सिंपल प्रकार की क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इन फॉर्मूलों पर डायरेक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे की नेक्स्ट क्लास है उसको हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जितना भी हमने आपको पढ़ा है उनको आप अच्छे से और ढंग से रिवाइज करते हुए चलिए। जितना आपका सिलेबस हो रहा है उसको आप 100% किए, जितना आपने कर लिया उसको 100% कर लो।
और मैंने आपको बताया जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन चैप्टरों को आपको सबसे पहले नोट क्लियर करना है, क्योंकि आपको अभी सिर्फ आपकी क्वालिफाई एग्जाम में, यहाँ पर ये फाइनल मेरिट वाली एग्जाम्स नहीं है, अभी आपको सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए 15,120 के अंदर अपनी सीट को सुनिश्चित करना। तो इसके अंदर तो आप जब भी सीट सुनिश्चित कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो अब यदि आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसी सब्जेक्ट और ऐसे टॉपिक्स को आप सबसे पहले क्लियर करो जिनके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।